आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो क्रेनियल और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट होता है। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों के अंदर ही हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन था। तो सिंपैथेटिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को समझने से पहले हमको एसिटाइल कोलिन की कहानी जाननी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एसिटाइल कोलिन की क्या कहानी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। देखिए, ये हमारा न्यूरॉन है और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। ओके, आपको पता है यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कल ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। एसिटाइल कोलिन यहाँ वेसाइकल में होता है। पहला क्वेश्चन कि एसिटाइल कोलिन आया कहाँ से। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर, अगर कोई चीज़ बाहर से न्यूरॉन में आती है तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा न्यूरॉन में बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ वेसाइकल में होता है, न्यूरॉन के अंदर बनता है। बना कैसे? न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन को बनाया और इसको बनाने के लिए बाहर से कच्चा माल मंगवाया और उस कच्चे माल का नाम हमने यहाँ पे लिखा कोलिन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है कोलिन बाहर से अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, कोलिन बाहर से अंदर आया, जिसको बोलेंगे अपटेक ऑफ कोलिन। ओके, कोलिन से फिर बनेगा एसिटाइल कोलिन और ये एसिटाइल कोलिन फिर वेसिकल में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन बनता है। ओके, अब यहाँ पर नर्व इम्पल्स आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। ये हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स पर काम करेगा। तो इसने यहाँ पे बाइंड किया और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है तो एसिटाइल कोलिन हार्ट को डिप्रेस करेगा, बाकी जितनी भी जगह है उनमें स्टिमुलेट करेगा। राइट, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये एसिटाइल कोलिन है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर बाइंड रहेगा हर समय। ये यहाँ पर बाइंड करेगा, अपना एक्शन करेगा, कुछ देर के बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये अपना एक्शन खत्म कर देगा और ये फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म किया जाएगा, क्योंकि इसका जो काम है वो खत्म हो गया। ओके, अब एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म होगा, एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन होगा। तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन होता है और ये करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के द्वारा एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म किया जाता है और इसका एक्शन खत्म हो जाता है और फिर ये पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। तो इस तरीके से ये पूरा एसिटाइल कोलिन काम करता है। राइट, ये हमारा साइनेप्स है। साइनेप्स में जो ये एसिटाइल कोलिन है, अगर ये घटा, अगर एसिटाइल कोलिन की अमाउंट घटती है तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है वो भी घट जाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि कोलिनर्जिक सिस्टम वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को मैनिपुलेट करके कोलिनर्जिक एक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसका जो ये लेवल है ये मैनिपुलेट कैसे होगा, हमारे पास 3 तरीके की दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर काम करेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरी प्रोसेस आपने समझी। एक क्वेश्चन आता है कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या है, जिसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट लिमिटिंग, एक ही बात है, रेट लिमिटिंग स्टेप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से स्लोएस्ट स्टेप यानी कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो ये होता है हमारा अपटेक ऑफ कोलिन। राइट, तो ये कोलिन बाहर से अंदर आ रहा है, जो ये अपटेक ऑफ कोलिन हो रहा है, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप यानी कि रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 तरीके की दवाइयाँ हैं जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को मैनिपुलेट करती है। पहली दवाई हमारे पास यहाँ काम करती है जो कि कोलिन के अपटेक को रोक देगी। दूसरी दवाई हमारे पास यहाँ काम करती है जो कि एसिटाइल कोलिन को वेसाइकल में जाने से रोक देगी। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन की एंट्री रोक दी जाएगी ताकि वो वेसाइकल में ना जाए। ठीक है, तीसरी दवाई हमारी यहाँ काम करती है
कि जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज ही ना हो। ठीक है, तो इन 3 तरीके से ये दवाइयाँ काम करती है। पहली दवाई जो कोलिन के अपटेक को रोक देगी, यानी जो कोलिन है वो बाहर से अंदर नहीं जाएगा, तो इसका नाम है हेमिकोलियम। हेमिकोलियम। ठीक है। दूसरी जो एसिटाइल कोलिन को वेसाइकल में जाने से रोकती है, इसको वेसामिकोल बोलते हैं। वेसामिकोल। तीसरी दवाई है जो रिलीज को रोक देगी, तो रिलीज को रोकने वाली दवाई का नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन। राइट, तो ये 3 तरीके की दवाइयाँ हैं। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद करने का मेथड देखिए, आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो। नाम पढ़िए हेमिकोलियम, इसको ब्रेक कर लीजिए, हेमिकोलियम। हेमी यानी कि हाफ, कोल मतलब कोलिन यानी कि आधा कोलिन, ईएम मतलब इनसाइड यानी कि आधा कोलिन ही इनसाइड यानी कि अंदर आएगा। तो हेमिकोलियम कोलिन के अपटेक को रोक देगी, यानी कोलिन के अपटेक को रोक दिया तो आधा कोलिन ही अंदर आया। तो ये याद रखने की ट्रिक है। हेमी यानी कि आधा, कोल मतलब कोलियम, ईएम मतलब इनसाइड, तो आधा कोलिन अंदर आएगा, यानी कि ये दवाई कोलिन के अपटेक को रोक देगी। ठीक है। दूसरा वेसामिकोल। वेसामिकोल, वेसिकल में कोलिन नहीं जाएगा, वेसिकल में कोलिन नहीं जाएगा, तो वेसामिकोल क्या करती है, एसिटाइल कोलिन की एंट्री रोक देती है, वो वेसिकल में नहीं जाता है। राइट, ये हमारी दूसरी दवाई हो गई। ओके, ये जो है आपको, ये जो न्यूरॉन है ये आपको नीचे से एक बोतल शेप दिख रहा होगा, लाइक आप एज्यूम कर सकते हो उसको बोतल। ठीक है, और इसने यहाँ से इसको पकड़ लिया है। अब जो ये एसिटाइल कोलिन है ये रिलीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नाम में क्या लिखा है, बोटल, बोटुलियम टॉक्सिन यानी कि बोतल। इसने यहाँ से इसको जकड़ लिया है क्योंकि ये आपको बोतल शेप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो बोटुलियम टॉक्सिन है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देगा। आपको नोट्स के अंदर क्या लिखना है, हेमिकोलियम, और इसके इक्वल में लिखना है कि ड्रग विच इनहिबिट द अपटेक ऑफ कोलिन, और यहाँ पे आपको ऐसे ही इक्वल करके क्या लिखना है कि ड्रग विच, ये यहाँ से अलग है। ठीक है, ड्रग विच इनहिबिट द एंट्री ऑफ वेसाइकल इनटू, एंट्री ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू वेसाइकल। ठीक है, बोटुलियम टॉक्सिन द ड्रग विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, अब आप यहां से ध्यान से देखो, हेमिकोलियम, वेसामिकोल और बोटुलियम टॉक्सिन ये एक ही काम कर रही हैं। इनका काम क्या है कि यहाँ साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन के लेवल को ये कम कर रही है। ध्यान से देख पा रहे हो, हेमिकोलियम, वेसामिकोल और बोटुलिनम टॉक्सिन साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर रही है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन भी तो कम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से दवाइयां काम करती हैं। ठीक है, जैसे जो ये हेमिकोलियम है अगर ये दे दी तो हार्ट को ये क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी, यानी कि जो हार्ट डिप्रेस हो रहा था वो बहुत कम होगा और ये स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, तो उल्टा एक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद करनी है। ओके, एक चौथी दवाई है हमारी, 4th दवाई है जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को रोक देगी। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इसके काम को रोक देगी। अगर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज काम नहीं कर पाएगा तो एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका नाम है स्टिग्मिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 तरीके की दवाइयाँ बताई, हेमिकोलियम, वेसामिकोल और बोटुलियम टॉक्सिन। ये तीनों दवाई एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कम हो रहा है। जो ये फाइसोस्टिग्मिन है ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इसको इनहिबिट कर देंगी। अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, और यहाँ बढ़ जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी हमारी एसिटाइल कोलिन की। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, अब जो ये एसिटाइल कोलिन है यहाँ पे मैंने बताया ये रिसेप्टर्स है, इन पे काम करेगा।
ठीक है। अब ये रिसेप्टर कौन कौन से हैं, क्या इनके नाम हैं, हमें ये रिसेप्टर्स के बारे में अब पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है निकोटिनिक, ठीक है, जिसको एन लिख देते हैं, एन निकोटिनिक। दूसरा हमारा रिसेप्टर होता है मस्करेनिक, ठीक है, जिसको हम एम से डिनोट कर देते हैं, एम यानी कि मस्करेनिक। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो दो तरीके के हैं, निकोटिनिक और मस्करेनिक। ये जो निकोटिनिक है ये फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होगा एन एन रिसेप्टर और दूसरा हमारा होगा एन एम रिसेप्टर। देखिए एन एन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। एन यानी कि नरो, एन नरो, तो नरो एंड नरो जंक्शन पे जो प्रेजेंट होगा वो हमारा एन एन रिसेप्टर होगा। और नरो एंड नरो जंक्शन को क्या बोलते थे, गैंग्लिया। तो ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, गैंग्लिया पे प्रेजेंट होगा, राइट। एन एम रिसेप्टर, एन का मतलब क्या है, न्यूरो, एम मतलब मस्कुलर, तो ये प्रेजेंट होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरीके के, निकोटिनिक, मस्कुलिनिक। निकोटिनिक दो तरीके का, एन एन और एन एम। एन एन यानी कि नरो एंड नरो जंक्शन पे जो प्रेजेंट, जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, तो एन एन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा गैंग्लिया में। एन एम रिसेप्टर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए, जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है वो तीन तरीके का होता है, M1, M2 एंड M3। मेनली मस्कुलिनिक रिसेप्टर तीन तरीके का होता है, M4 भी होता है, M5 भी होता है, लेकिन मेनली हम ये तीन ही पढ़ते हैं। जो M4 और M5 है वो ब्रेन में होते हैं, हालांकि M1, M2, M3 भी ब्रेन में होते हैं, लेकिन जो M4, M5 हम नहीं पढ़ते वो ब्रेन में होते हैं। मेनली हम ये तीन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम M1 के बारे में बात करेंगे, M2 और M3, जो कि क्या है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। तो M1 प्रेजेंट होता है मेनली स्टमक में, ये हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, तो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। M2 प्रेजेंट होता है हार्ट में, ओके। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन एक्टिवेट होगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा, ठीक है। M2 होता है हार्ट पेयर। M2 अगर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, यहां पर मैंने क्या बताया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे इफेक्ट है, ये डिप्रेस करेगा। अगर M2 एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो हार्ट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, राइट। M3 कहाँ प्रेजेंट होता है, M3 प्रेजेंट होता है ऑल अदर्स, यानी कि और बाकी जगह पर, स्टमक और हार्ट को छोड़कर बाकी सारी जगह पर M3 होता है। बाकी सारी जगह का मतलब क्या है, यानी कि ब्रोंकस में, ब्लैडर में, GIT में, ग्लैंड्स में, प्यूपिल में क्या प्रेजेंट होगा, M3 प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे, M3 अगर स्टिमुलेट हुआ, मान लिया प्यूपिल के अंदर M3 है, अगर प्यूपिल के अंदर जो M3 है वो स्टिमुलेट हुआ तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि उसका डायमीटर कम हो जाएगा। M3 जो ग्लैंड्स में है वो एक्टिवेट हुआ, वो स्टिमुलेट हुआ तो सीक्रेशंस बढ़ जाएंगे। अगर GIT के अंदर M3 प्रेजेंट है, जो M3 रिसेप्टर GIT में प्रेजेंट है, अगर वो एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ तो डायरिया हो जाएगा, ब्लैडर में क्या हो जाएगा, यूरिन का आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं ये इस टेबल से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये टेबल आपको याद करनी है। तो M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्टमक में, M2 प्रेजेंट होता है हार्ट में, M3 और बाकी सारी जगह प्रेजेंट होता है, लाइक ब्रोंकस, ब्लैडर, GIT, ग्लैंड्स, प्यूपिल। अगर ये स्टिमुलेट हो गए तो ये सारे एक्शन होंगे, अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ये सारे एक्शन होंगे, ठीक है। यानी कि इनका उल्टा वो होगा, ओके। ब्लॉक हो गए तो इनका उल्टा ही तो होगा, और इनका उल्टा क्या है, ये है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है।
अब याद कैसे रखोगे, ये तो आप याद रख लोगे, एन 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 एम, ये तो नाम से पता लग रहे हैं। इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने की ट्रिक है खाओ पियो यानी कि स्टमक, दिल लगाओ और बाकी काम बाद में। ठीक है, खाओ पियो, दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, ये ट्रिक है याद करने की। खाओ पियो से याद रखना है स्टमक, दिल लगाओ यानी कि हार्ट, बाकी काम बाद में यानी कि जो M3 है वो और सारी जगह प्रेजेंट होगा स्टमक और हार्ट को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई याद करने की। ओके, अब देखिए कल की वीडियो में एक दो पॉइंट मिस कर दिए थे मैंने जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल क्या बताया, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, थोरेसिक लंबर रीजन है, सैक्रल रीजन है, ये क्रेनियल रीजन है। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ऐसा करके मैंने बताया। यहाँ क्या था, एसिटाइल कोलिन था, यहाँ क्या था, नोर एड्रीनालिन था, राइट, और ये था। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्या है, एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स का, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड सिंपैथेटिक सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपैथेटिक सिस्टम। स्वेट ग्लैंड सिंपैथेटिक सिस्टम से यानी कि इसके फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो एसिटाइल कोलिन होगा ही होगा प्री गैंग्लियन में। अगर ये सिंपैथेटिक सिस्टम से निकलता है तो यहाँ नोर एड्रेनलिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड में प्री गैंग्लियोनिक पे नोर एड्रेनालिन नहीं है, बल्कि सॉरी मैंने यहाँ पे बोला क्या, यहाँ तो प्री गैंग्लियोनिक, यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक पे नोर एड्रेनालिन होना चाहिए क्योंकि ये सिंपैथेटिक से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक्सेप्शन है और ये आपको याद करना है। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से ओरिजिनेट होती है। प्री गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है और पोस्ट गैंग्लियोनिक पे भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। पोस्ट गैंग्लियोनिक पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नोर एड्रेनालिन होना चाहिए सिंपैथेटिक सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट MCQ के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट पे काम करेगा तो हार्ट को डिप्रेस करेगा, यानी कि हार्ट रेट को कम करेगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट रेट अगर कम हो गई तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट अगर बढ़ गई तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ये टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई होंगी आपकी बुक्स के अंदर। फार्माकोलॉजी में ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया काफ़ी सारी जगह मिलेगा आपको, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम हो गई, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ गई। मैंने जब स्टार्टिंग में याद किया था तो मुझे इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न होता था। ब्रेडिकार्डिया को मैं बोल देता था कि हार्ट रेट बढ़ गई और टैकीकार्डिया को मैं बोल देता था हार्ट रेट कम हो गई, तो मुझे कन्फ्यूज़न होता था, एग्जैक्टली पता नहीं होता था। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, बी यानी कि ब्रेडिकार्डिया, बी यानी कि बिलो, बिलो यानी कि हार्ट रेट कम हो गई, और इसका अपोजिट क्या है, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में, और उसमें हमने देखा एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी ड्रग्स कोलिनर्जिक सिस्टम पर काम करती है, यानी कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम।